बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो ख़ुसूसी तौर पर हमारी जो यंग बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, वो इससे मुतासर हो रही हैं। इस बीमारी का नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। सबसे पहले हम इसके लफ्ज़ी मतलब के ऊपर जाएंगे। पोली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। दूसरे नंबर पे जो है सिस्टिक के मतलब एक से ज़्यादा सिस्ट बने होती हैं। इसके बाद जो ओवेरियन आता है, ओवेरियन का मतलब होता है कि ओवरीज के अंदर एक से ज़्यादा सिस्ट बनी होती हैं। सिस्ट बेसिकली एक पानी की थैलियाँ होती हैं जो कि हमारी जो ओवरीज हैं उसके अंदर ये बन रही होती हैं। इसके बाद जो लफ्ज़ सिंड्रोम है, सिंड्रोम कहते हैं कि कुछ अलामात का मजमूआ, कि एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में मुख्तलिफ किस्म की अलामात पाई जाएंगी, फिर हम इसको बोलेंगे कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 10% जो फीमेल हैं वो इस मर्ज में मुब्तला हैं, और इसकी जो तादाद है एशिया के अंदर वो तकरीबन 20% तक है। और जो पाकिस्तान में स्टडीज़ हुई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 30 से 35% तक बच्चियां हैं वो इस मर्ज में मुब्तला हैं। एक गायनेकोलॉजिस्ट से बात करने से ये मालूम हुआ कि उनकी जो अपनी पर्सनल स्टडी है उसके मुताबिक तकरीबन 50% तक रेशो है जो हमारे पाकिस्तान में पाई जाती है, जो उनके क्लिनिक में फीमेल विजिट करती हैं। उनका ये कहना था कि तकरीबन मेरे बिजी क्लिनिक है और मेरे हर विज़िट के अंदर एक दिन के ओपीडी में तकरीबन कम से कम 2 फीमेल ऐसी आती हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। तो लिहाजा ये इंतहाई अलार्मिंग है कि ये जो हमारी यंग बच्चियां हैं वो इससे मुतासर हो रही हैं। ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल के मतलब ये डिज़ीज़ है। हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को कब बोलेंगे कि ये एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है? इसमें जब हमारे 3 किस्म की अलामत होंगी, इनमें से कोई से 2 खसूसियात होंगी, तो हम ये बोलेंगे कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। नंबर फर्स्ट पे जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होगा, और मोस्टली इसमें एमेनोरिया होता है कि डिलीवरी से कर होता है। दूसरे नंबर पे जो फीमेल हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक्सेसिव हेयर की ग्रोथ होगी, और तीसरे नंबर पे जब वो अल्ट्रासाउंड कराएंगी तो उनकी ओवरीज के अंदर सिस्ट आ रही होंगी। यहाँ पे ये मैं बात बताना ज़रूरी समझूंगा, ये सिस्ट बेसिकली ये होते हैं, इसके लिए एक नामने फिनोमेना है वो समझना ज़रूरी है कि हर औरत के अंदर मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उसके मिड साइकिल में एक ओव्यूलेशनल पीरियड होता है जिसमें एक अंडे का अखराज होता है। बेसिकली ये सिस्ट वही जो अंडा होता है उसके मुख्तलिफ पार्ट डिवाइड किए होते हैं, अंडा टूटा होता है उसकी वो सिस्ट बन रही होती हैं, थैली नुमा चीज़ें होती हैं। इसका ये मतलब होता है कि उसकी जो फीमेल है उसके जो है हार्मोनल प्रॉब्लम हुई हुई है। अब हम इसके जो मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन इसका सिम्टम है वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि जो माहवारी होती है वो कभी 30 दिन की होती है, कभी 35 दिन की, कभी 45 दिन बाद माहवारी आना स्टार्ट हो जाती है। इसमें दूसरा जो इशू होता है वो एमनोरिया होता है। एमनोरिया हम बोलते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बिल्कुल नहीं होता, और कुछ फीमेल में 4 माह बाद वो ब्लीडिंग होती है। थर्ड नंबर पे जो मोस्ट कॉमन है वो हेयर की ग्रोथ होती है, और मोस्ट कॉमनली जो चेहरे हैं उसके अंदर एक्सेसिव जो ज़्यादा बालों की ग्रोथ हो जाती है। इसके अलावा ये होता है कि हेयर ग्रोथ होती है बॉडी के बाकी पार्ट्स हैं फीमेल के जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली नहीं होती है, वहाँ पे भी हेयर की ग्रोथ होती है। उसके बाद अक्सर फीमेल को जो लोअर एब्डोमेन है, पेट के निचले हिस्से में, नाक के निचले हिस्से में, लोअर एब्डोमेन में दर्द सा रहता है। उसके बाद उसके अंदर स्किन के अंदर डार्क पैचेस बन जाते हैं। मोस्टली जब इन फीमेल के जो मोस्टली जो मैंने देखे हैं उनकी जो बैक ऑफ द नेक होती है वहाँ पे स्किन के ब्लैक पैचेस बन जाते हैं,
जो कि ये शो कर रहे होते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसके अलावा एक्जिला के अंदर, बल के अंदर भी ये पैचेस देखे जा सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी बोलते हैं कि इन औरतों में जो है बांझपन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम ये कहते हैं कि जो फीमेल होती हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामत हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होना, ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें ये होता है कि जो आपकी इंसुलिन है वो नॉर्मली आपका लेवल आप बना रहा होता है, लेकिन वो इंसुलिन यूज़ नहीं हो रही होती और बॉडी के अंदर उस इंसुलिन की एक्सेस हो जाती है, जो कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया है। इसके अलावा आपकी जो एक्नी है, स्किन डार्क पैचेस फेस के ऊपर बन जाते हैं, हेयर की ग्रोथ होती है और ज़्यादातर जो ग्रोथ है वो चिन के ऊपर देखी गई है। इसके बाद फीमेल में अक्सर स्ट्रेस पाया जाता है कि ऐसी फीमेल हैं उनमें स्ट्रेस लेवल इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा हो जाता है और जो उनकी स्किन होती है फेस की वो ऑयली हो जाती है। अब ये होगी इसकी अलामात। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी काजेज़ क्या हैं। पहले नंबर पे ये बता दूं कि इसके समझने के पहले नंबर पे एग्जैक्ट काज अभी तक किसी को कोई मालूम नहीं हुई कि ये जो हार्मोन का लेवल है ये कैसे डिस्टर्ब होता है। नॉर्मली जो हार्मोन जो होते हैं ये हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के काम जिस्म में कर होते हैं। कुछ मर्दाना हार्मोन होते हैं, कुछ जनाना होते हैं। तो इन फीमेल में मोस्टली जो मर्दाना हार्मोन है उनका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हेयर की ग्रोथ और इस तरह की अलामत पाई जाती हैं। अब सबसे पहले जो इसमें काज है वो जेनेटिक है कि ये अक्सर जो फैमिलीज़ हैं, एक खानदान में एक बीमारी चल रही है तो फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी ये हो सकती है। दूसरे नंबर पे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारा क्या है, मोस्ट कॉमनली एक नंबर पे आ गया हमारा जंक फूड, जो अक्सर आजकल लोग प्रेफर कर होती हैं फीमेल के हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। जंक फूड में आपके फ्राइड आइटम जितने आ गए, पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया, शवर्मा आ गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरे नंबर पे जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनका एक्सेसिव इस्तेमाल भी इस बीमारी की वजह है। थर्ड नंबर पे जो बेकरी की अशियाएँ हैं इनका भी ज़्यादा इस्तेमाल इसकी वजह बता। इसके बाद जो मैदे की बनी हुई अशियाएँ हैं ये भी इसकी पीछे बहुत बड़ा एक वजह है। और इसके बाद फिफ्थ का नंबर पे जो चीनी या इसकी बनी हुई कोई भी शय है वो है इसके कराने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद ये कहा जाता है कि इसकी जो काजेज में एक और ये होता है कि इनको बॉडी के अंदर अक्सर बॉडी एक रहता है, इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन बोलते हैं कि जिसम के अंदर हल्का हल्का सा बुखार रहना, जिसम में दर्द रहना, जिसम गर्म रहना, ये सारी इसकी होगी इस अलामत। अभी और हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। सबसे पहले जो आपको मैंने बताया है कि एक नंबर पे तीन अलामत हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका इरेगुलर हो गया, दूसरे नंबर पे बॉडी के अंदर हेयर ग्रोथ आ गई, तीसरे नंबर पे इन फीमेल का अल्ट्रासाउंड कराएंगे और अल्ट्रासाउंड के ऊपर एक से ज़्यादा सिस्ट नजर आएंगे। इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें आ गई तो हम ये बोलेंगे कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। इसके बाद में ये होता है कि इसमें जो हार्मोन का लेवल है वो भी चेक कराया जाता है, उसका ब्लड टेस्ट होता है। उसमें ये देखा जाता है कि जो मेल हार्मोन है उनकी मिकदार है वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी होती है। मेल हार्मोन जैसे हमारा मोस्टली टेस्टोस्टेरोन है, इन तरह के हार्मोन उनका लेवल बड़ा होता है। अब इसकी अलामत के बाद काजेज़ भी हो गई। काजेज़ के बाद हमें इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि तकरीबन 60 टू 70% ये हमारी जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है इसके साथ ही ये तब्दील हो सकती है। जो जेनेटिक फैक्टर है वो फैमिली से है, हम फैमिली को चेंज नहीं कर सकते। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो भी आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर मैंने अभी आपको बताए हैं कि जो इसके होने की वजह हैं, इनको हम जब हम तर्क करेंगे तो हमारा जो है आधे से ज़्यादा मसाइल ठीक हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, चीनी की बनी अशिया हो गई, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मसलन जो मैदे के बनी अशिया हैं,
बेकरी की अशियाँ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनसे जितना हो सके दूर रहें ताकि आप इस बीमारी से बच सकें, और अगर है तो उसमें करना है। और इसके बाद ये कोशिश करेंगे वॉक और वर्जिश को अपना मामूल करें, मामूल बनाएं। ये कहा जाता है कि इसमें रिकमेंडेड है कम से कम 30 से 35 मिनट की वॉक रोज़ाना फीमेल करे, जिसके साथ इसकी जो काफ़ी हद तक ये अलामात हैं ये हद तक कम हो सकती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये किया जाता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो उसके लिए मुख्तलिफ जो कंट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, गोलियाँ आती हैं, जो आपको गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करेंगी वो दी जाती हैं। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट कॉमनली पूरी दुनिया में जो इसके लिए ड्रग यूज़ होती है, वो कहते हैं कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके लिए। वो ऐसी मेडिसिन है जो कि हम शुगर के मरीज़ों को भी देते हैं। उस मेडिसिन का जो फार्मूला है उसको हम मेटफॉर्मिन बोलते हैं। मेटफॉर्मिन बेसिकली हमारे मोस्ट कॉमनली ग्लूकोफेज है, ये यूज़ की जाती है। अक्सर फीमेल जिनको जब ये ग्लूकोफेज एडवाइस की जाती है और उनकी फैमिली में कोई भी शुगर का मरीज़ होता है तो उनका ये कहना होता है कि ये तो शुगर की मेडिसिन है, तो ये इस सिंड्रोम के लिए कैसे दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो ग्लूकोफेज है, मेटफॉर्मिन है, ये शुगर की मेडिसिन तो है 100%। साथ इसमें काम ये क्या करते हैं कि ये जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है इसको कम करती है। तो शुगर के अंदर जो टाइप होती है उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो ये जो मेडिसिन है ये आपके एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगी, इसके साथ जो आपके कुछ सिम्टम्स हैं, मतलब आपका वेट लॉस में भी इसका रोल है। दूसरे नंबर पे जो आपकी हेयर ग्रोथ है इसको भी कम करने में अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद इसमें यह है कि अगर आपको हार्मोनल बहुत डिसबैलेंस आ रहा है तो कुछ हार्मोनल स्टेबल आती हैं, वो भी फीमेल को एडवाइस की जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे ये होगा कि ये जो मेडिसिन है जो एक चीज़ हो चुकी है उससे आगे इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, तो इससे पहले अगर किसी के हेयर ग्रोथ हैं तो उसको ये के लिए मुख्तलिफ तरीके वो अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उनका इलाज करवाएं। आज का जो मैसेज है वो इतना है, फर्स्ट नंबर पे अगर किसी को ये बीमारी है तो अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाए, वॉक को अपना मामूल बनाए, और उसके बाद अपने जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उसमें जो हमारी डाइट है, जंक फूड हो गया, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इनका इस्तेमाल तरक कर दें। तीसरे नंबर पे जो आपको अगर डॉक्टर मेटफॉर्मिन मेडिसिन एडवाइस करे उसको रेगुलरली लें। और फोर्थ नंबर पे ये है कि अपने बच्चियों को इस चीज़ की घर में आदत बनाएं कि वो घर की सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ना कि बाहर के खानों का एक्सेसिव इस्तेमाल हो, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो, जो कि वज़न बढ़ने की वजह बनता है और उसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। तो लिहाजा ये मैसेज बाकी लोगों को भी दें ताकि वो इस बीमारी से बच सकें। जितनी इस बीमारी की जल्दी तशख़ीस होगी उतना ही इलाज बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर कोई भी ये अलामात आपको ज़ाहिर हों तो फ़ौरी तौर पर अपने मुआलिज से अपना चेकअप कराएं और इसका इलाज कराएं। शुक्रिया।